नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस समस्या की जिससे आप भी रूबरू होते हैं रोज़ाना। आपके मोहल्ले में, आपके जहाँ आप रहते हैं उस सोसाइटी में, उस एरिए में, और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ अक्सर आपको एक चीज़ बहुत बहुतायत से देखने को मिलती है, और वो है डिफरेंट तरह के से परिवारों में चल रहे मैट्रिमोनियल विवाद की। आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ किसी न किसी के साथ ये घटना रही होती है। आप घर में हैं, कहीं रिश्तेदारी में हैं, वहाँ इस तरह की बहुत सारे केसेस आते हैं आपके सामने। आप जहाँ समाज में रहते हैं वहाँ रोज़ ये बातें सुनते हैं कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो रहा है। और बीइंग एन एडवोकेट, जो मेरी बात आप ज़्यादातर लोग एडवोकेट सुन रहे हैं, हम रोज़ देखते हैं कि कोर्ट में जो मैट्रिमोनियल केसेस की जो कोर्ट्स हैं, जो फैमिली कोर्ट्स हैं, उनमें इतनी भीड़ है। और आप लोगों के पास भी केस आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, जो फैमिली डिस्प्यूट के या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जिसे मैं स्पेशली कहूँ, इतने केस बढ़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे पैटी इश्यूज़ पे आते हैं कि कई बार तो ये लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो आज मैं आप बात करूँगा कि बढ़ते हुए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के रीजंस क्या हैं, क्या कारण है कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इस तादाद में बढ़ रहे हैं कि रोज़ केस बढ़ते जा रहे हैं, अदालतों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, पुलिस स्टेशंस में, वुमेन सेल में इन केसों की भरमार है। कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाले से मतलब उनके पास समय नहीं है। नंबर ऑफ केसेस इतने हैं, लेकिन इसका रीज़न पे हम बात करेंगे। और मैं आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मैट्रिमोनियल केसेस के एक्सपर्ट माने जाते हैं और एक बहुत ही जिनका एक एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैं ऐसे एक एडवोकेट मेरे साथ हैं, एडवोकेट विष्णु शर्मा जी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके इस स्किल का, आपके इस अनुभव का मैं चाहता हूँ कि जो सुन रहे हैं इस बात को वो लाभ लें और उन्हें पता लगे कि इसके रीजंस क्या हैं। तो सवाल ये है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो आजकल बढ़ रहे हैं, आप भी देखते हैं आए दिन केसेस आते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या बेसिक रीज़न क्या है इसकी? धन्यवाद शर्मा जी। आपने आज बहुत ही ज्वलंत और एक समस्या का हल ढूंढने के लिए और ये मेरे को प्रश्न किया है, क्योंकि मैं पिछले 91 से और प्रैक्टिस में हूँ और मुझे बाकी सब केस किए हैं, लेकिन अधिक केस करने का मैट्रिमोनियल केस करने का मौका मिला है और अभी भी और बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मुझे अनुभव हुआ और महसूस हुआ कि एक तो पहले जो है कि जॉइंट फैमिली होते थे, तो जॉइंट फैमिली कम होते जा रहे हैं। एक परिवार में उसमें काफ़ी बड़े बुजुर्ग होते थे और वो बातचीत सुनते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। आज वो जो है कम होता जा रहा है। मतलब संयुक्त परिवार प्रणाली जो है वो खत्म होने पे है और एकल परिवार बढ़ रहे हैं, आपका कहना ये है? जी, जिसमें मुखिया एक परिवार का होता था, जिसकी बात सब लोग चाहे ना चाहे मानते थे और कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी बात कोई सुने। कि ऑफिस में जाते हैं, अब पहले लोग जो है अधिक नौकरियों में नहीं होते थे किसी समय में। अब अधिकांश लोग घर से अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है या अपना और कोई काम है। तो वो जो है कि सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो ऑफिस की का भी तनाव होता है। इसके बाद में पहले पढ़ाई लिखाई भी कम होती है, पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा हो रही हैं, तो शादियाँ देर से हो रही हैं, और जिससे कि बौद्धिक विकास तो हुआ है, लेकिन पारिवारिक जो विकास होना था उसमें अड़चन आई है। और उनको सुनने वाला जो एक समाज में होता था कि एक समाज जुड़ती थी, पंचायत करते थे, बातें करते थे और सब मिलजुल करके, चाहे तीज पर, त्यौहार पर, या कभी कोई परेशानी आती थी कि जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं आपस में, ऐसा एक उक्ति है। लेकिन क्योंकि आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली आ रही हैं और जॉइंट फैमिली कम होती जा रही हैं, तो ये एक बड़ी भारी समस्या फैमिली टूटने के कारण है ये। और बढ़ती उम्र की शादियाँ जिसमें कि ईगो हर्ट होती है और कोई दोनों पक्ष में से, चाहे वो मेल साइड से है चाहे फीमेल साइड से है, दोनों को लगता है मैं किसी से कम नहीं हूँ, कि सभी वर्किंग हैं, सभी काम करते हैं, हाथ में उनके में पैसा होता है। और आजकल जो समाचार मिलते हैं मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा और किसी साधन से, तो हर कोई इनसे वाकिफ़ हो जाता है और वो तुरंत, पास में थाने हैं
पास में ही क्राइम अगेंस्ट मूवमेंट सेल हैं, पास में कोर्ट्स हैं, हर जगह वकील हैं और हर जगह उनके पास में मोबाइल भी है। मोबाइल में भी सर्च कर लेते हैं। जब गुस्सा आता है तो गुस्से में आदमी या तो घर में किसी से चर्चा करेगा, शेयर करेगा, घर में कोई सुनने वाला नहीं है तो वो कहीं न कहीं ऐसे प्लेटफार्म को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं जिससे अपनी शिकायत करें, अपनी बात कह पाएँ, जिससे कि मन में वो तकलीफ़ बढ़ती जाती है और घर टूटने के कगार पे आता है। जिससे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि अगर दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों घर से निकल गए तो अब बच्चों का कौन मेंटेन करेगा। बच्चों के साथ में चलो बच्चे अगर क्रैच में चले गए या और कोई साधन हो गया, लेकिन घर में माता पिता होते हैं। अब माता पिता ने सारी जीवन मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए अपना जीवन दिया, लेकिन उनको माता पिता को समय देने का समय भी नहीं है। तो माता पिता के मन में भी खटास आती है और आपस में डिबेट होती हैं और इन डिबेटों को ठीक करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म अब समाज में दिखाई नहीं पड़ता है जिससे अपनी बात कहें और समस्या को सुने और वो परिवार टूटने से बचें। हाँ, समाज का ढांचा भी कुछ ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर लोग समाज से रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, समाज से आपस में तालमेल नहीं रखना चाहते हैं, तो इसलिए समाज का दबाव नहीं मानते क्योंकि उनके पास में समय नहीं है। ऑफिस जाएंगे, दूर दराज जाएंगे तो कुछ समय तो लग जाता है, रास्ते में ट्रेवल करने में लग जाता है, इसके बाद में थक जाते हैं। तो बातचीत करने का जरिया कोई है ही नहीं है जो अपनी बात कह पाएँ। इससे दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं। अगर पहले एक वर्किंग होते थे और एक मतलब महिला होती थी तो वो सब परिवार को संभाल लेती थी, बच्चों को भी देखती थी और भी देखती थी, खाना पीना बनता था। अब आदमी शाम को जाता है तो घर में जाके खाना पीना नहीं मिलता है, कि जब महिला भी ऑफिस से जा रही है और पुरुष भी जा रहा है तो इससे मन में थकान होती है, फिर एक टीस पैदा होती है, गुस्सा आता है और फिर झगड़े में बदल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो सा आपने जिक्र किया कि टाइम नहीं मिलता है। पति पत्नी एक दूसरे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। मैं अगर पति पत्नी की बात करूं पहले, तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका वर्किंग लोड, वर्किंग आवर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, सुबह 8 बजे घर से निकलना, रात को 10 बजे 11 बजे आना, फिर खाना खाना, फिर वो कंप्यूटर लैपटॉप साथ में है, ऑफिस काम है, मेल्स करने हैं, मेल्स के जवाब देने, पूरा 12-1 बज गया। तो ना तो पत्नी को ये टाइम मिल पाता है कि वो पति से अपनी दिन भर की कोई बात कह सके, ना पति को ये टाइम मिलता है कि वो पत्नी से कोई चीज़ शेयर कर सके। कुछ दिन ये ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद लोगों को, उनको दोनों को लगता है कि हम दोनों तो अलग ही हैं, हमारी आपस में एक दूसरे से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। हाँ, ये भी कारण है कि समय का अभाव होता है और अपनी मन की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन दोनों काम करता है। मन ही जो है ना दोनों काम करता है। अगर मन के अनुकूल काम नहीं होता है तो प्रतिकूलता में फिर झगड़ा उत्पन्न होता है। अतः ये कई कारण हैं, क्योंकि फिर सहन शक्ति भी कम हो रही है, खान पान भी अब इतने अच्छे नहीं हैं और लोग तो देखा है मैंने, रास्ते में अपने चाहे गाड़ी है उसमें खाते जा रहे हैं, खाने का समय नहीं है और बात करने का समय नहीं है, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ऑफिस जो है घर में आ जाता है, जिससे कि घर में उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, ना बच्चों को दे पाते हैं और ना एक दूसरे को आपस में दे पाते हैं जैसे अपनी मन की बात कह पाएँ। तो ये मन की आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का कारण है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का। एक दूसरा इसमें और पहलू आता है जो बड़ा नाजुक भी है और जो आपने जिक्र किया था कि लेट शादी होती हैं। लेट शादी होने में 30 साल, 28 साल, 32 साल, 26 साल, तो इतने दिन तक कोई भी ये माना जाता है कि किसी न किसी का कहीं ना कहीं हल्का भारी कम ज़्यादा संबंध रहता है और वो संबंध कई बार बाद में शादी के बाद भी दिक्कत करते हैं। या आजकल ओपन सोसाइटी है, लोग, हस्बैंड है वो मान लो किसी महिला कुलीग से बहुत खुल मिल के बात करता है तो उसमें उसकी वाइफ को ऑब्जेक्शन हो जाता है, या वाइफ वर्किंग है वो अपने कुलीग से ही नॉर्मल भी बात करती है, थोड़ा हस्बैंड को कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा उसके साथ घुल मिल गई है, वो भी एक डिस्प्यूट का और विवाद का कारण बनता है। इस तरह उसका कारण यह है कि जब मन में शंका क्यों आती है, अगर समय से घर पहुंचेंगे, समय से निकलेंगे तो बातचीत करेंगे, घर में खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे, हंसेंगे, घूमने जाएंगे तो मन की शंका निकल जाती है।
जब आप देर से जाओगे तो ऐसी मन में शंका पैदा होती है कि इनका और कहीं मन है, यहाँ परिवार में नहीं है, तो वो झगड़े कारण होता है। नहीं, ये तो एक हुआ, लेकिन मजबूरी है कि वर्किंग आवर्स एमएनसीज में तो 14-14 घंटे 15-15 घंटे काम लेते हैं। शिफ्ट ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी है, कभी डे ड्यूटी है, कभी मॉर्निंग ड्यूटी है। तो कई बार तो हस्बैंड वाइफ को आपस में हेलो किए हुए भी हफ्तों हफ्तों हो जाते हैं। मैं कई ऐसे कपल्स को जानता हूँ। तो ये सब चीज़ें, एक आपने बताया परिवारों का टूटना, एकल परिवार में आ जाना, संयुक्त परिवार टूटना, समाज का दबाव ना होना, कोई गाइडेंस करने वाला, कोई गाइड करने वाला, मैं कहूँ काउंसलिंग करने वाला नहीं है आपस में पेयर्स को, ये एक रीज़न नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ा ज्वलंत और रीज़न है, मुद्दा है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो वो बात को संभाल लेते हैं, क्योंकि एक सुनने वाला चाहिए। क्योंकि कोर्टों में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो एक बिचौलिया होता है, जिसे काउंसलर कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं, ये वो अपनी बात सुनता है तो मन हल्का होता है। और क्योंकि अगर कहीं एमएनसी में काम करते हैं तो उनको 2 दिन छुट्टी मिलती है, छुट्टी में घूमने जा सकते हैं, अपने साथ में बैठ कर के कहीं भोजन कर सकते हैं, कहीं होटल जा सकते हैं, घर में बना सकते हैं, तो बात मतलब है कि कम हो जाती है। क्योंकि जब बात ही नहीं करेंगे 2 दिन छुट्टी में तो मन में फिर शंका बढ़ जाती है। तो क्योंकि मैच्योरिटी बढ़ी है, यानी हमारी शिक्षा के प्रति जागृति बढ़ी है, लेकिन परिवार को मजबूत बनाने के लिए ये जागृति कम हो रही है। ये जागृति भी कम हो रही है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपस की अंडरस्टैंडिंग पूरी ढंग से नहीं बन पा रही है। और एक और बहुत बड़ा कारण जो मैं समझ पाया हूँ शर्मा जी, कि अभी हमारा समाज, भारतीय समाज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम जो फॉलो कर रहे हैं वो वेस्टर्न कल्चर को कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में ये नहीं माना जाता कि कोई डॉटर इन लॉ अपनी सास को सेवा करेगी, उसको चाय ला के देगी, उसको खाना बना के देगी। लेकिन हमारी भारतीय जो संस्कृति है, जो हमारा जो समाज का जो सिस्टम चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, वहाँ उम्मीद ये की जाती है बहू से स्पेशली कि वो थोड़ा सास ससुर की सेवा ना कहूँ तो कम से कम उनको चाय दे, उनके लिए खाना बनाए, या हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं तो उनका टिफ़िन पैक करे। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न, जिसे कहना चाहिए विकसित कहना चाहिए, पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाएं कहना चाहिए, लड़कियां कहना चाहिए, वो कहती हैं कि हम ही क्यों करें, हम भी तो हस्बैंड जितना ही काम करते हैं, हस्बैंड क्यों ना करें। क्या ये एक डिस्प्यूट का कारण नहीं बनता? हाँ, एक ये कारण है, लेकिन अभी भी क्योंकि हमारे यहाँ पर विवाह को एक पायस सेरेमनी कहा जाता है, कोई करारनामा नहीं है। बाकी तो समाज में अपने अपने तरीके हैं। अभी भी हमारे समाज में इतने सब खराब लोग नहीं हैं। और क्योंकि मेरा 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, और मैंने आपके यहाँ भी देखा है, आपके यहाँ भी शायद 4 पीढ़ी आ चुकी हैं, तो साथ एक साथ रहती हैं। और मैं खुद मतलब है कि 3 पीढ़ी, मेरा पोता भी है और रहता हूँ, और मेरी बहू भी वर्किंग है, लेकिन सब अपनी ड्यूटी निभाते हैं और अपने काम को आपस में बांट लेते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम संस्कारों को त्याग देंगे और हम घर में रहेंगे नहीं, तो संस्कार कहाँ से आएंगे, और हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, उनसे हम सीखेंगे कैसे। बैठेंगे तो हमें वो सिखाते हैं कि किस प्रकार से अपने परिवार को मजबूती प्रदान करती है। क्यों हम बैठते नहीं हैं, इसकी वजह से परिवार टूटते हैं। अब मैं कानूनी पहलू पर आता हूँ। कुछ लोगों की शिकायत है कि परिवार इसलिए भी टूट रहे हैं कि कानून ने एक पक्ष को, यानी महिला पक्ष को, बहुत ज़्यादा अधिकार और बहुत ज़्यादा सुविधा देने की, बहुत ज़्यादा न्याय के नाम पर उनको एक, मैं कहूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वे में उनका पक्ष लिया गया है। अगर आज कोई आदमी पीड़ित है तो उसके लिए रेमेडीज़ बहुत कम हैं, और दूसरे पक्ष में अगर जाएं, महिला पक्ष में जाएं, तो रेमेडीज़ बहुत है, एग्जीक्यूशन होता है नहीं होता, दैट इज़ सेपरेट इशू। तो इस रुझान से जो एक चला है कि भाई शादी के बाद आप डिवोर्स लो और एक बहुत अच्छी खासी रकम की डिमांड कर दो, फिर उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लो, 50 लाख मांगो, 30 में कर लो, 25 में कर लो, 35 में कर लो। तो ये जो ट्रेंड चला गया है मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, लेकिन मेंटेनेंस का जो मिसयूज़ है कि किसी भी बात में जाइए कि आपको पैसे तो मिलेंगे ही, क्या ये इसको बढ़ावा नहीं दे रहा? हाँ, अगर बच्चे हैं और बच्चों की लायबिलिटी तो हस्बैंड वाइफ दोनों की होती है, वहाँ तो मेंटेनेंस का एक जायज़ प्रश्न है। लेकिन मेंटेनेंस के साथ में, क्योंकि कोर्टों में इतना वजन है, इतना बर्डन है,
तो वो जल्दी डिसाइड हो भी नहीं पाते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं। और लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि वो जो दहेज देने की प्रथा है या लेने की प्रथा है, वो भी एक दोषपूर्ण है। ऐसे परिवार में एक तकरार हो जाती है। अगर किसी ने दहेज ज़्यादा दे दिया है तो वो कहती है हम क्यों काम करें, कि हमारे पिताजी ने तो बहुत कुछ दिया हुआ है। तो वहाँ एक ईगो हर्ट होती है, उसमें प्यार नहीं होता है। और फिर आगे जाकर के चाहे कोई उनको मिसगाइड करता है या और कोई कारण है, तो अधिक डिमांड भी आ जाती हैं, जिससे भी और लोगों को परिवार टूटने के और ये एक कारण होता है। दहेज तो मैं समझता हूँ एक है, लेकिन आजकल बहुत पढ़े लिखे परिवारों में दहेज जैसी डिमांड मैं समझता हूँ नहीं होती, और अगर वो होती भी है तो दोनों के कंसेंट से होता है। अगर कुछ भी होता है शादी से पहले, आई थिंक जितना मेरा अनुभव है ये सब तय हो जाता है। अगर किसी को लेना देना भी है तो उसके बाद कहीं डिमांड्स बढ़ती हो, रेयर होता हो, लेकिन उसके आड़ में सारे मुकदमों में डीवी एक्ट, 498 एक्ट, दहेज का दहेज एक्ट जो यूपी में लगा रहे हैं, दहेज एक्ट हो गया, और उस मेंटेनेंस, ये 3 मुकदमे तो एकदम फर्स्ट डे डाल देते हैं। फिर वो डाइवोर्स का और फलाना चो ये सब चलता। तो क्या ये सब चीज़ें बढ़ावा नहीं दे रही हैं? क्या इसमें कहीं एक बहुत अहम बात पर आता हूँ, फिर मैं इस टॉपिक आज के लिए वो करूँगा। हम अधिवक्ता होने के नाते कुछ लोगों की शिकायत है कि अधिवक्ता भी जब क्लाइंट आता है उनके पास, जो कोई पीड़ित आता है या शिकायत करने आता है या अपने केस के लिए आता है, उसको बजाय काउंसलिंग करने के, बजाय उसको सही रास्ता दिखाने के, दिशा देने के, वो अपने चंद लालच में, चंद फीस के लालच में बढ़ा चढ़ाकर केस को प्रोड्यूस करता है। क्या, और उससे दूसरा पक्ष बिल्कुल जो जहाँ समझौते की थोड़ी गुंजाइश भी हो वो भी खत्म हो जाती है। क्या ये बढ़ावा नहीं है? हाँ, ये समाज में कई पहलू देखे जाते हैं। वैसे तो जो मेरा अनुभव अपना है कि जो मैं करता हूँ, बाकी तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं हमेशा अपने ऑफिस में उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, और प्री लिटिगेशन हमारे पास में प्लेटफार्म है जहाँ पर के मुकदमा किए बिना भी समस्या का समाधान है। समाधान है, मतलब ये एक रीजन है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बढ़ने का। हाँ, वो इसका एक पार्ट है कि लोग जो है कि कह देते हैं भाई, उनको दिखाते हैं सब विभाग कि हम इतने पैसे लगे या नहीं लगे हैं तो आपको दिलवाई देंगे। तो उससे क्या होता है, उनको परिवार टूटने के कगार पे आ जाता है, क्योंकि किसी पैसा होता है किसी नहीं होता है। वो मजबूरी का नाम होता है कि आदमी कहीं से करता है और दे नहीं पाते हैं, और फिर वह पीड़ाएँ पैदा हो जाती हैं। क्योंकि टू प्रेशराइज द, मतलब पेरेंट्स टू प्रेशराइज द फैमिली ऑफ द हस्बैंड, मतलब उसको इतने लांछन लगा दिए जाते हैं कई बार तो, कि आदमी की कहीं दिमाग में समझौते की हो तो वो सोच भी नहीं पाता कि समझौता हो सकता है। क्या ये रीज़न नहीं है डिस्प्यूट्स के बढ़ने का? हाँ, उसमें ये कारण है ये, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी बातें कहीं से भी किसी भी प्लेटफार्म से आ जाती हैं, और वो पूरे परिवार को स्टार्टिंग में टूटने काम आ जाता है। बजाय समाधान हो, या डिमांड्स आ जाती हैं, या थ्रेट आ जाती हैं, और कोर्ट कचहरी की बात आ जाती है, तो फिर उसमें 498 का है, डीबी एक्ट का है, 125 का है। हालांकि उनको संविधान ने उनको दिया है अपने बचाव के लिए, लेकिन कभी कभी कानून का दुरुपयोग होता रहा है और उससे बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इससे परिवार टूटने में और बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। परिवार टूटते हैं। परिवार टूटेगा, समाज टूटेगा, समाज टूटेगा, देश टूटेगा, देश टूटेगा, सारी व्यवस्था टूट जाएगी। ये तो एक चेन है। तो आपसे मैं और बात करूंगा। एक्चुअली ये बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों। आप भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूं कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत लगातार बढ़ रहे हैं, इनमें इजाफा हो रहा है। लेकिन इनको कैसे रोका जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस बारे में शर्मा जी हम शायद अगली बार बात करें कि इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, इसके किस तरीके से इसको रोका जाए या कम किया जाए या इसको डिस्करेज किया जाए, डिस्प्यूट्स को सॉल्यूशन की तरफ हम ले जाएं। हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन बस इतना कह रहा हूँ कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये अगर शुरुआती दौर पे, शुरुआती स्टेज पर ही इसको समझ लिया जाए, काउंसलिंग कर दी जाए, या आपस में मिल बैठकर 1 to 1 भी बात कर ली जाए दोस्तों, तो ये डिस्प्यूट्स मैं समझता हूँ मोर देन 50% ख़त्म हो सकते हैं। दो मियाँ बीबी का डिस्प्यूट है या जो लिविंग में रह रहे हैं उस कपल का डिस्प्यूट है,
जितना अच्छा और जितना बेहतर सॉल्यूशन दोनों लोग ईमानदारी से आपस में बैठकर कर सकते हैं, तीसरे के सामने नहीं हो सकता। तीसरा मजबूरी है, और अगर तीसरा कहीं गलत मिल गया काउंसलर, या जिसने गलत एडवाइस कर दिया, या वो बायस्ड मिल गया, तो वो रही सही कमी को भी पूरा कर देगा और डिस्प्यूट अपने चरम पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। आज किसी के परिवार में है, आज उसके परिवार में है, कल हो सकता है मेरे परिवार में हो, कल आपके परिवार में हो, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। आज के समय में ये हो गया है एक सबसे दुखद पहलू, जिसकी वजह से मैं आपका ये समय ले रहा हूँ और ये बातचीत कर रखने के लिए शर्मा जी को भी आज आमंत्रित किया था। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, एक तो लेट शादी होती है 30 साल, 32 साल, 33 साल में। 1 या 2 साल या 3 साल मैट्रिमोनियल लाइफ जैसे तैसे चलती है, फिर डिस्प्यूट शुरू होते हैं, कोर्ट में केस जाता है, और कोर्ट में केस अगर 34 साल की एज में या 35 साल की एज में गया, तो वो 45 साल, 40 साल, 42 साल का जब तक होता है, तब तक वो डिस्प्यूट चलता रहता है। और एक वो जो गोल्डन एज है, जो एज ऑफ एन्जॉयमेंट है, जो एज ऑफ लिविंग द हैप्पी लाइफ है, वो निकल जाती है, और उसके बाद रास्ते अलग हो जाते हैं। ना आदमी किसी काम का रहता है, ना फीमेल किसी काम की रहती है। समाज में एक स्टिग्मा लग जाता है उनके ऊपर कि ये डिवोर्सी है या इसका डिस्प्यूट हुआ है। तो वो जो दुखद स्थिति है, उससे बचना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ना कोई उपाय ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिससे डिस्प्यूट कम हो जाए। सॉल्यूशन डिस्प्यूट का नहीं, सॉल्यूशन इस बात का निकालना पड़ेगा कि हम इन डिस्प्यूट्स को कैसे ना कैसे कम करें। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, पूरे समाज की है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बीमारी से, इस मैं कहूँ वायरस से बच जाए। इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का वायरस जो है, ये बहुत खतरनाक है। इसमें किसी पक्ष की जीत नहीं होती, किसी पक्ष की हार नहीं होती, दोनों हारते हैं। कोई कुछ हारता है, कोई कुछ हारता है, केवल समझ का फर्क है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मैं राकेश शर्मा दोबारा आपसे किसी इसी मुद्दे के सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। अभी आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।